नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इस क्वेश्चन में पता है आप कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से जाओगे, जैसे आप रियल नंबर वाले चैप्टर में करते थे, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, तो उसको आप रेशनल मान के आपकी ही बात गलत हो जाती थी, फिर वो आप कहते थे हमने जो अज्यूम किया वो गलत है, इसलिए रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, यही होता था। तो यहां पर भी यही आप करोगे, आप कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से जाओगे। मतलब ध्यान सुनो, उसने हमसे बोला प्रूव दैट द सेंटर ऑफ अ सर्कल टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई टू इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब देखो एग्जाम में आपको ना इसमें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। लेट अस अज्यूम दैट देयर आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, एक लाइन ये रही L, इसका नाम हमने रखा लाइन L, और दूसरी लाइन है M, ये वाली। ये लाइन L और M यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन L और M यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। लेट अस से ये वाला पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट I। ठीक है ना, सो अपनी कॉपी में लिख लेना, लेट अस अज्यूम दैट देयर आर टू लाइंस, लाइन L एंड लाइन M इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट I। करेक्ट। नाउ अब देखिए, अब उन्होंने हमसे बोला है क्या, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ अ सर्कल टचिंग द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब ये जो टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं L और M, इसको एक सर्कल टच करता है, ये ऐसे है ना, इसको एक सर्कल दोनों लाइंस को टच करता है, ये हमारे पास सर्कल हो गया। ध्यान से सुनिए, ये इस तरीके से सर्कल हो गया। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए, आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम दैट देयर इज अ सर्कल वो सेंटर इज ओ, मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, वो सेंटर इज ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, एंड दिस सर्कल टचेस द इंटरसेक्टिंग लाइन L एंड M एट द पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। समझ में आई बात? मतलब ये सर्कल लाइन L को पॉइंट P पे टच करके निकलता है और लाइन M को Q पे टच करके निकलता है, और इस सर्कल का सेंटर क्या है, O है। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, उसने हमसे बोला कि प्रूव दैट द सेंटर, अब सुनना बेटा ध्यान से, बस इतना आप पढ़िए जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको कट कर दो आप, इसको कट करो, ये वाली बात को थोड़ी देर के लिए मत पढ़िए, यहां से यहां तक मत पढ़ो, आप इतना पढ़ो, जो मैंने कट कर दिया इसको मत पढ़ो, इसको पढ़ो। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस। कौन सी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ध्यान से सुनिएगा, कौन सी लाइन, कौन सी लाइन के बारे में बात कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन कौन सी, लाइन L और लाइन M जो इंटरसेक्ट कर रही है ना, इनका एंगल बाइसेक्टर, पहले आप मुझे बताओ एंगल बाइसेक्टर का मतलब पता है, बताओ। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है लाइन L और M के बीच में, लाइन L और M के बीच में तो एंगल तो यही बन रहा है, कौन सा एंगल, PIQ, एंगल PIQ है ना। तो वो हमसे ये कह रहा है कि देखो ये जो एंगल बन रहा है इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, भाई एंगल बाइसेक्टर का मतलब तो आप लोग को पता है ना, ये देखिए ये रहा एंगल बाइसेक्टर, है ना। मतलब बस अभी मैं आपको बता रहा हूं कि एंगल बाइसेक्टर एक ऐसे करके लाइन जा रही होगी जो कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, भाई इस एंगल का बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, ओ आई जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जितना ये एंगल हो गया उतना ही ये हो गया, हाफ हाफ हो गए। ये मान लो ये पूरा कितना है 2x है, तो x ये हो गया, x डिग्री ये हो गया ये वाला, और x ये वाला हो गया। सुनो ध्यान से, वो हमसे ये कह रहा है कि भैया प्रूफ करो कि लाइन L और M का जो एंगल बाइसेक्टर जाता है, ये देखिए ये व्हाइट कलर की डॉटेड लाइन, इस व्हाइट कलर की डॉटेड लाइन के ऊपर ही सेंटर O लाई करता है। मतलब हमें यह प्रूफ करना है कि ये जो सेंटर O है ये इस एंगल बाइसेक्टर को मिस नहीं करता है। मतलब सर, मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें बेटा लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। ये देखिए जरा, वो हमसे कह रहा है कि प्रूफ करो कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा कभी नहीं होता है क्या, कि पता लगा ये एंगल बाइसेक्टर ऐसे निकल गया है ना, ये एंगल बाइसेक्टर ये ऐसे करके आप चाहो तो एंगल बाइसेक्टर का कुछ नाम लिख दो। लेट अस से इस एंगल बाइसेक्टर को हमने कुछ बोल दिया, चलो इसका नाम रख देते हैं, है ना, इसको हम बोल देते हैं ये जो जा रहा है ना, ये जो जा रही इस एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन को कुछ बोल दो। लेट अस से ये लाइन M है, या लाइन N बोल दो, इसको N बोल दो, है ना। तो N लाइन के ऊपर ही सेंटर लाई करता है, ऐसा उसने बोला। ऐसा नहीं है कि ये जो N है ना, ये इसका इन दोनों येलो वाली लाइन के बीच का एंगल बाइसेक्टर है ना, तो सेंटर इसको मिस नहीं करता है, मतलब सेंटर इसी पे लाई करता है, इसको मिस करके बाहर नहीं निकल जाता है, ऐसा नहीं होता है। कह रहा है ऐसा होता है, प्रूफ करो। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे यहां पर, हम इस डायग्राम को एक बार फिर से कॉपी करते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया कि क्या चल रहा है। इस डायग्राम को अगर हम दोबारा बनाएं ऐसे, देखिए हमारे पास दो लाइंस हैं, कौन कौन सी, लाइन L और लाइन M। ठीक है, और ये हमारे पास सर्कल है इस तरीके से, ये ऐसे,
जो कि इन दोनों लाइन को कहां कहां टच कर रहा है, पॉइंट पी पे, लाइन एल को पॉइंट पी पे और लाइन एम को पॉइंट क्यू पे, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात को ध्यान सुनिए। अगर मैं एक काम कर दूं, क्या थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं ये वाला पॉइंट क्या था, आई था, ठीक है। ये सेंटर तो अभी यहां भाई आप प्रूफ कर रहे हो, तो आपको जो चीज प्रूफ करनी है वो चीज फिगर में दिखा दो ना, दिखाने में क्या जा रहा है। बच्चे बोलेंगे अगर सेंटर्स को मिस कर रहा होगा तो अरे यही तो प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है फील लेने के लिए उसको दिखाओ ना। सुनो ध्यान से, थोड़ी देर के लिए हम एक अजम्पशन करते हैं। क्या अजम्पशन करते हैं, इफ पॉसिबल लेट अस अज्यूम दैट, अपना अजम्पशन करिए। क्या अजम्पशन करोगे, ध्यान सुनो, हम ये अजम्पशन करने जा रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन जिसका नाम आपने क्या रखा था, जिसका नाम आपने रखा था एन, ठीक है। तो ये वाली जो एन वाली जो लाइन है, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ये लाइन एल जो है इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं करती है। ये अजम्पशन कर लो, सुन लो। हमारा फिगर आपके सामने, मैं लिखता हूं भाई, लिखना पड़ेगा ना इसमें, बेटा लिख देता हूं नहीं तो परेशान होंगे कुछ लोग, है ना, क्योंकि इसमें लिखने के ही नंबर मिलेंगे आपको। देखिए देयर आर टू लाइन्स L and M, L and M intersecting at I, intersecting at point I, है ना। दो लाइन्स हैं L और M जो I पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, करेक्ट। एंगल बिटवीन द लाइन्स, ये जो L और M है इनके बीच का एंगल बेटा ये रहा, ये येलो कलर से मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाला जो एंगल है जिसका नाम है एंगल PIQ. So angle PIQ is the angle between the line. Angle PIQ is the angle between the lines. Angle BW का मतलब between the lines. कौन कौन सी लाइन्स है, लाइन्स L and M, है ना, करेक्ट। Let us take a line, और एक चीज और, सर्कल टचेस द पॉइंट, सर्कल टचेस द लाइन, सर्कल बेटा सब लिखना पड़ेगा, लिखने के नंबर है। सर्कल टचेस द लाइन L and M at point P and Q respectively, at points P and Q respectively। इस बात का मतलब समझ में आया, इसका मतलब रिस्पेक्टिवली समान लेना, ये स्पेलिंग वगैरह है ना। इसका मतलब सर्कल लाइन एल को पी पे और लाइन एम को क्यू पे टच करता है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिए, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ओ कहां लाई करता है। वी हैव टू प्रूव दैट सेंटर O lies on the angle bisector of angle PIQ। ध्यान से सुनना, ये जो लाइन मैंने N बनाई है, क्या ये इस एंगल PIQ का एंगल बाइसेक्टर है क्या? ये अभी नहीं है। मेरी बात ध्यान सुनो, अभी हम ये मान के चल रहे हैं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को भाई। मैंने फिगर में क्या दिखाया है, ध्यान सुनो बेटा, मैंने फिगर में ये दिखाया है कि सेंटर O जो है वो इस लाइन पे, इस लाइन N के ऊपर लाई कर रहा है, ये मैंने दिखा दिया। लेकिन ये जो लाइन N है ये इस एंगल का बाइसेक्टर नहीं है। अभी सुन लो ध्यान से, हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि ये जो एंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर लाइन N है। फिर से सुनो ध्यान से, सेंटर को N पे दिखा दीजिए। हाँ जी सर, दिखा दीजिए। और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये लाइन N अभी नहीं है। अब क्या करो, अब ये करो, सेंटर O को, ध्यान सुनिएगा, सेंटर O को लाइन N के ऊपर दिखाते हुए, ऐसा लेते हुए कि O N पे लाई कर रहा है, और आप ये प्रूफ करने में कामयाब हो जाएं, अब आपका टारगेट सेट कर रहा हूं मैं, प्रूफ क्या करना है। अगर आप किसी तरीके से ये प्रूफ करने में कामयाब हो जाएं क्या, कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये इक्वल हो जाए, मतलब एंगल PIO को अगर आप एंगल QIO के इक्वल अगर दिखाने में कामयाब हो गए, क्या सर, अगर आपने ये टारगेट कंप्लीट कर दिया, एंगल
आई ओ को एंगल क्यू आई ओ के इक्वल दिखाने में अगर आप कामयाब हो गए, ये वाला और ये वाला, तो ये मान लिया जाएगा, अब तो ये मान लिया जाएगा ना, साफ साफ दिख रहा है, अब मान लिया गया कि इस एंगल को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ये लाइन एन इसको बाइसेक्ट कर रही है, यही तो माना जाएगा। इसका मतलब ये जो लाइन एन है यही इस एंगल का, किस एंगल का, एंगल पी आई क्यू का एंगल बाइसेक्टर है, और इसी लाइन एन के ऊपर ओ लाई कर रहा है। इसका मतलब सेंटर कहां लाई कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी आई क्यू के ऊपर लाई कर रहा है। बस अब कर दो, कैसे करेंगे इसके लिए कंस्ट्रक्शन करोगे, अब आपको पता ही क्या करना है, कुछ नहीं करना, लीजिए ओ को पी से ज्वाइन कर दीजिए, ओ को पी से ज्वाइन कर दीजिए और ओ को क्यू से ज्वाइन करोगे। जैसे ही ऐसा आप करोगे तो आपको पता है ओपी क्या हो जाएगा, रेडियस पक्का, क्योंकि ओ सेंटर था, ओपी क्या हो गया, रेडियस, ठीक है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से ओ क्यू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आई, ठीक है। अच्छा एक चीज और लिख लो अपनी कॉपी में, इफ पॉसिबल let us assume that अभी हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो लाइन एन है ये इसका एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। फिर से ध्यान सुन लो, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ओ लाइज ऑन द, पूरा लिखो, इफ पॉसिबल देन लेट अस अज्यूम दैट ओ, पॉइंट ओ जो कि सेंटर है, सेंटर ओ lies center O lies on the line L, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, on the line N and का मतलब as well as, हमने ये माना है कि O N पे लाई कर रहा है, O पॉइंट लाइन N पे लाई कर रहा है, as well as लाइन N इस एंगल का बाइसेक्टर नहीं है, ऐसा हम सोच के चल रहे हैं, है ना, एंड लाइन N is not the angle bisector, not लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लेना, not the। बच्चे बोलेंगे अरे सर ये तो क्वेश्चन में दिया है, किसने दिया है भाई, किसने दिया है, डायग्राम तो आपने बनाया हुआ है, तो आप कॉन्ट्रडिक्शन मेथड की हेल्प ले रहे हो। अभी आप ये मान के चल रहे हो कि सेंटर O जो है N पे लाई कर रहा है, लेकिन N इस एंगल का बाइसेक्टर नहीं है। अभी आपकी बात गलत हो जाएगी, तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ N इसका एंगल बाइसेक्टर है, बस, और बात आपकी बन जाएगी, O N पे लाई कर रहा है और N इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। लेकिन पहले आप ये मानो क्या कि N इज नॉट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल भाई लिखना पड़ेगा एग्जाम में, एंगल बिटवीन द लाइंस, कौन कौन सी लाइन, L और M, बिटवीन द लाइंस L एंड M, दैट इज कौन से एंगल के बारे में बात करो, ये वाला एंगल PIQ, दैट इज एंगल PIQ। बात समझ में आई? तो हमने अज्यूम किया है, फिर से सुन लो, O N पे लाई कर रहा है और N एंगल PIQ का एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ऐसा आप मान के चल लो, ये आपका अजम्पशन है। अब कुछ कैलकुलेशन करते हुए इसको आप कॉन्ट्राडिक्ट कर दीजिए, इसका विरोध कर दीजिए, इसको अपोज कर दीजिए। आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो आप कैलकुलेशन में आपने कंस्ट्रक्शन किया, पहले ये ऐसे ज्वाइन किया, आप दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो देखो OP किसके इक्वल है, OQ के इक्वल है। OP इज इक्वल्स टू OQ, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो ये इक्वल है ना। उसके बाद अगर आप ध्यान से चेक करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास OI क्या है, दोनों में कॉमन है, और OI दोनों में कॉमन है, सो OI इज इक्वल्स टू I, दोनों ट्रायंगल में सेम है, ये कॉमन है, लिखना हो तो लिख लो कॉमन। और एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, हमें पता है। या आप इससे बेटर, पता है क्या, इससे बेटर आप RHS लगा दो, RHS लगा दो, दोनों में ये एंगल आपके क्या हो जाएंगे बताओ, 90-90, है ना। तो आप दिखा दो एंगल OPI इज इक्वल टू एंगल OQI, मैं RHS लगा रहा हूं, एंगल OPI इज इक्वल्स टू एंगल OQI। रीजन क्या है, ईच 90, लिख लेना भाई, है ना, ईच 90, क्यों, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ईच 90। अब RHS में क्या दिखा जाता है बताओ, राइट एंगल हाइपो और कोई भी एक साइड, तो दिखा तो दिया राइट एंगल, मतलब एक एक एंगल 90-90 दोनों ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में एक एक एंगल 90-90 हो गए। फिर हाइपो देखा जाता है, तो हाइपो क्या है, 90 के सामने वाला हाइपो है, तो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी हाइपो कौन है, OI, और नीचे वाले में भी हाइपो कौन है, OI, ठीक है। और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए,
ये लीजिए RHS से ही हो गया। ये कॉमन कैसा बिहेव कर रहा है, हाइपो जैसा। ये तो राइट एंगल के बारे में बात हो गई, तो राइट एंगल हो गया, हाइपो हो गया, हाइपो इक्वल, और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए। तो कोई भी एक साइड इक्वल होने का मतलब है ये देखिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, है ना। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल मतलब OP इज इक्वल्स टू OQ। तो RHS लग गया, ठीक है। तो बाय RHS कॉन्ग्रेंसी रूल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन से? ट्रायंगल OPI इज इक्वल्स इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OQI। OPI ट्रायंगल OPI इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OQI। दोनों जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गए CPCT लग जाएगी। बाय CPCT का मतलब क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इसका मतलब ये हो गया, ध्यान सुनिए, इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब एंगल PIO इज इक्वल्स टू एंगल QIO। CPCT से एंगल PIO इज इक्वल्स टू एंगल PIO इज इक्वल्स टू एंगल QIO, ठीक है ना। अब ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो ये श्योरली ये दिस इंप्लाइज अब हम पक्का कह सकते हैं क्या कि भाई ये जो लाइन N जा रही यही तो क्या कर रही है, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ना। सो जब ऐसा आ जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। जो आपने अज्यूम किया था उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। आपने क्या अज्यूम किया था कि जो N है वो इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, लेकिन N तो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, इस हिसाब से वो तो प्रूफ हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारा अजम्पशन क्या है, गलत है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर assumption is wrong। आपने क्या अज्यूम किया था? आपने अज्यूम किया था कि लाइन N जो है इस एंगल का बाइसेक्टर नहीं है, बल्कि वो है, ठीक है। अभी 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 प्रूफ कर दिया आपने। so this implies line N is the angle bisector of angle PIQ, of angle, so we can say that so the given statement is true। अब खुद से लिख लेना भैया, so the given statement is true। और given statement क्या था? given statement ये था, क्या ये था, बस। तो अब हम फाइनली बोल सकते थे सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑन द लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन, हेंस प्रूव्ड। ऐसे करेंगे, लैंग्वेज वाला सवाल था इसलिए मैंने आपको बताया। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये फिगर है आपका, आराम से देख लीजिए। ये AB और CD ऐसे करके कुछ दिया है, पढ़िए। कह रहा है इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल्स ऑफ अनइक्वल रेडियाई। अब देखो इसी फिगर को मैंने यहां बना लिया है, आप लोग देखिए, ये इस तरीके से देखिए। उसने बोला AB एंड CD आर टू कॉमन टेंजेंट। इसका मतलब क्या है? कॉमन टेंजेंट का मतलब है, कॉमन टेंजेंट का ये मतलब है, ध्यान सुनो, कि ये जो AB है ना, ये छोटे वाले सर्कल को भी B पॉइंट पे टच करके निकल रही है और बड़े वाले को भी B पॉइंट पे टच करके निकल रही है ना। और इसी तरीके से ये जो CD है ये भी कॉमन टेंजेंट है। कॉमन मतलब CD इसकी भी टेंजेंट है और इसकी भी टेंजेंट है। CD ये बड़े वाले सर्कल को C पॉइंट पे टच करके निकल रही है और छोटे वाले सर्कल को D पॉइंट पे टच करके निकल रही है। तो क्वेश्चन में बोला है AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, है ना। और अनइक्वल रेडियाई मतलब, अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं, मतलब इसका रेडियस कुछ और है, इसका रेडियस कुछ और है, ठीक है ना। मतलब इसका रेडियस बड़ा है, इसका छोटा है, ठीक है, अनइक्वल हो गया। अब कह रहा प्रूफ करो कि AB की लेंथ CD के इक्वल है। तो इसके लिए आप कंस्ट्रक्शन करोगे। इसके लिए क्या करोगे आप? ऐसे क्वेश्चंस में कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे आप? AB को दोनों डायरेक्शंस में बढ़ाएंगे। इधर ये AB को इधर भी बढ़ाइए और उधर भी बढ़ाइए, थोड़ा सा इधर भी बढ़ाइए, देखिए क्या होता है। इधर भी एक्सटेंड करिए और CD को भी बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड करिए, ऐसे। तो इस बात को हम लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे ऐसे, क्या? extend AB and CD in both the directions, extend AB and CD in both directions, in both direction, इधर भी उधर भी, है ना। थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखोगे, both directions। we found that हमें क्या मिला? हमने देखा कि ये आगे एक्सटेंड करने पर यहां कहीं इंटरसेक्ट करती है। लेट अस से इस पॉइंट को आप बोल दो I। वी फाउंड दैट दे इंटरसेक्टिंग at point
आई, ठीक है, ये आई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, करेक्ट। नाउ अब अगर हम, अब आप ध्यान से चेक करना, अब इस फिगर को थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं बिकॉज मुझे कुछ आपको दिखाना है। अब आप मुझे ये बताइए जरा, इसको इधर लिख लेते हैं ना, देखो एक बार कॉपी किया, ठीक है, दूसरी बार हमने यहां कॉपी किया और तीसरी बार हमने यहां कॉपी किया। अब जरा ध्यान से चेक करो, अगर हम थोड़ी देर के लिए क्या करें, अगर हम थोड़ी देर के लिए छोटे वाले सर्कल को डिलीट कर दें, अब आप मुझे बताओ, यहां से देखो जरा, आई क्या हो जाएगा, और इसको भी डिलीट कर दो अगर आप चाहो थोड़ी देर के लिए, तो आई एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। तो देखिए जरा, फ्रॉम दिस फिगर अगर हम छोटे वाले को इग्नोर करें तो ए से लेके आई तक और सी से लेके आई तक इक्वल हो जाएगा। भाई एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का लेंथ, बड़े वाले सर्कल पे टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो जाएगा ना, यानी कि फ्रॉम द फिगर आई ए इज इक्वल्स टू आई सी। आई ए मतलब डिलीट नहीं करेंगे छोटे वाले को, मैं बस आपको दिखा रहा हूं, आई ए इज इक्वल्स टू आई सी। रीजन क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल, ठीक है। सो आई ए इज इक्वल्स टू आई सी। थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो ऐसे, ठीक। आप यहां से भी देख सकते थे, आई ए इज इक्वल्स टू आई सी, छोटे वाले को छुपा लो तो आई ए और आई सी एक्सटर्नल पॉइंट आई से बड़े वाले पे क्या है, टेंजेंट है, ठीक। अब इसी तरीके से अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको डिलीट कर दें, ठीक है, बड़े वाले को, तो हमें साफ साफ दिखाई पड़ेगा क्या कि आई बी का लेंथ आई सी के इक्वल है, सॉरी आई बी का लेंथ आई डी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि छोटे वाले सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट आई से टेंजेंट क्या है, आई बी और आई डी, बिकॉज बी और डी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो आप लिखिए क्या, आई बी इज इक्वल्स टू आई डी, और इन दोनों स्टेटमेंट का रीजन क्या है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है ना, बस सिंपल। अब एक खास बात ध्यान रखो, आई ए के नीचे मैंने आई बी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जिधर आई ए है उधर ही आई बी है और जिधर आई सी है उधर ही आई डी है। चेक कर लो, इससे क्या फायदा है, भाई गलत मत कर देना एग्जाम में, सुन लो मेरी बात ध्यान से। देखो आप ऐसा रिलेशन मत बना देना कि मान लो किसी बच्चे ने ऐसा लिखा, आई ए इज इक्वल्स टू आई सी, ठीक है, और इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, आई डी इज इक्वल्स टू आई बी कर दिया आपने, तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे फिर, आई डी इज इक्वल्स टू आई बी। अब आप इक्वेशन 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई ए माइनस आई डी क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आई ए इधर है और आई डी इधर है, नहीं मिल पाएगा। इससे कोई फायदा नहीं, बट इससे फायदा है। देखो इससे कैसे फायदा है, अगर ऑर्डर आपने सही सही लिखा है तो आपको क्या फायदा है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, मैं लिख देता हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कैसे करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, और माइनस करना आता है, कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करो, तो आई ए बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो। भाई 2 फ्रॉम 1 का मतलब 1 में से सेकंड को, तो 1 में से सेकंड को 1 लिखो पहले, 1 का एलएचएस क्या है आई ए, माइनस सेकंड का एलएचएस क्या है आई बी, और बीच में क्या लगा है इक्वल टू, फिर फर्स्ट का राइट हैंड साइड माइनस सेकंड का राइट हैंड साइड, ये इस तरीके से, ठीक। अब आप देखो आई ए माइनस आई बी कितना है, फिगर से देख लीजिए, अगर हम इस आई ए में से आई बी माइनस कर दें तो क्या बचेगा, ये देखिए आई ए यहां से यहां तक है, तो इस टोटल लेंथ में से आई बी अगर आप हटा दो, बताओ देख के, आई ए में से आई बी हटा दे तो यही तो बचेगा, ए बी तो बचेगा, चेक कर लो, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आई ए माइनस आई बी की जगह आप क्या लिखोगे, आई ए माइनस आई बी की जगह ए बी लिखेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे ए बी, फिर ये वाला इक्वल टू लगा हुआ है लगा देंगे, और आई सी माइनस, ये मैंने गलत कर दिया ना, आई सी माइनस आई डी होना चाहिए, तो आई सी माइनस आई डी यहां से देख लीजिए, अगर आप ये देखिए ये आई सी यहां से यहां तक आई सी है, और इसमें से अगर आप आई डी माइनस करोगे, आई सी में से आई डी माइनस करोगे तो सी डी आ जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा आपके पास, सी डी आ जाएगा, तो ए बी का लेंथ किसके इक्वल आ गया, सी डी के इक्वल, ठीक है। ए बी का लेंथ किसके इक्वल आ गया, सी डी, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये वाला लेंथ ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सी डी, हेंस प्रूफ्ड। इस तरीके से हम लोग करेंगे, ओके। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, उन्होंने ये क्वेश्चन हमें दिया और देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं ए बी एंड सी डी आर 2 कॉमन टेंजेंट। देखो इसका मतलब पहले समझो, 2 कॉमन टेंजेंट का मतलब, देखो जैसे ही आपने ये ए बी को देखा, ए बी पहली बात तो स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है ये, ठीक है। तो ए बी पता है
इस सर्कल का भी टेंजेंट है अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, और इस सर्कल का भी टेंजेंट है अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। चेक कर लो, मतलब ये बहुत अच्छा नहीं बना बट संभाल लेना। ये जो ए बी है ये इस सर्कल को भी टच कर रहा है और इस सर्कल को भी टच कर रहा है, इसलिए उसने लिखा है कॉमन टेंजेंट। कॉमन मतलब दोनों पे टेंजेंट है। ए बी ड्रॉ किया तो इस पे भी टेंजेंट है, ए पे टच करके जा रहा है, और ये वाले सर्कल पे भी ए बी क्या है, टेंजेंट है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो सी डी भी क्या है, कॉमन टेंजेंट है। ये देखिए, अगर हम CD को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करें इस तरीके से, तो देखिए ये जो CD हमने बनाया है ये इस सर्कल को भी टच कर रहा है C पॉइंट पे, और इस सर्कल को D पॉइंट पे टच करके निकल रहा है ना, टच करके निकल रहा है, संभाल लेना थोड़ा कट गया है ना। तो इसलिए उन्होंने इस शब्द का यूज किया है कि AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट्स टू द टू सर्कल ऑफ अनइक्वल रेडियाई। का मतलब हो गया अनइक्वल रेडियाई मतलब इसका रेडियस कुछ और है और इसका रेडियस कुछ और है, मतलब वो छोटा है ये बड़ा है, देखने सही लग रहा है, ठीक है। अब उन्होंने हमसे बोला है प्रूफ करो कि AB का लेंथ और AB का लेंथ और ये AB का लेंथ और CD का लेंथ इक्वल होता है। तो बहुत आसान है, आप क्या करें, थोड़ी देर के लिए आप इसको मत देखिए, इसको कट करो ऐसे करके, सब कुछ ऐसे, इसको थोड़ी देर के लिए मत देखिए ऐसे करके। जब आप इसको नहीं देखोगे, सिर्फ इस सिस्टम को देखोगे, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, छोटे वाले सर्कल के लिए आपको ये दिखाई पड़ेगा कि E क्या हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट, ये E एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आ रहा है, ये देखो ED और EB का लेंथ इक्वल हो जाएगा, सही है ना। तो ED इज इक्वल्स टू EB, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। रीजन क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट, भाई ये टेंजेंट है ना छोटे वाले सर्कल के लिए ED, और EB भी छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है ना, तो ED इज इक्वल्स टू EB, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसी तरीके से आप क्या करें, आप इसको डिलीट करिए इधर, अब आप इसको डिलीट करिए इस साइड, है ना, ऐसे इसको डिलीट करिए और इधर देखिए, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, अब आपको फिर से वैसा ही कुछ दिखाई पड़ेगा, ध्यान से चेक करिए। ये देखिए E पॉइंट यहां पर है और एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा इस सर्कल के लिए, E पॉइंट इज द एक्सटर्नल पॉइंट फॉर दिस बिगर सर्कल। अब E से ड्रॉ किया गया टेंजेंट EA और EC, क्योंकि A और C तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट थे ना, तो EA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EC। लेकिन ध्यान रहे ऑर्डर का, ऑर्डर का ध्यान का मतलब हो गया, देखो EC इज इक्वल्स टू EA, ठीक है ना। इसका ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ऑर्डर मत गलत कर देना, अभी रीजन बताता हूं आपको। मान लो ऑर्डर किसी बच्चे ने गलत कर दिया, ऐसे ED इज इक्वल्स टू EB लिखा और इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, EA को इधर लिख दिया, EC को इधर, ये गलती कर दी तो ऐड नहीं कर पाओगे आप फिर। मान लो फर्स्ट ऐसा लिखा तो सही है लेकिन लिखा गलत है, मतलब यहां पे क्या दिक्कत है, देखो अब पूरे फिगर को एक साथ देखेंगे हम लोग, इसमें क्या दिक्कत है, अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, तो ED प्लस EA और बीच में क्या लगा हुआ इक्वल टू, फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, तो ED प्लस EC। इससे आपका कोई फायदा होगा नहीं, चेक कर लो, क्योंकि ED प्लस EA तो कुछ होगा ही नहीं। ये देखिए ED ये रहा और EA ये रहा, इससे आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। और इसी तरीके से ED प्लस EC कुछ नहीं होगा, ED और प्लस, एक सेकेंड, ED और प्लस EC, ये मैंने कुछ गलती कर दी क्या, ओहो हो मैंने यहाँ भी ऑर्डर चेंज, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया था ना, ED इज इक्वल टू EB था ना, ये लो EB, तो राइट हैंड साइड को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये EB हो गया, EB प्लस EC, तो ये EB हो गया, है ना। तो EB प्लस EC भी कुछ नहीं मिलेगा, चेक कर लो, EB प्लस EC रेड कलर से दिखा रहा हूँ, EB ये रहा, ये EB रहा और ये रहा EC, तो कुछ नहीं मिलेगा, ये V शेप का बन जाएगा, है ना, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये गलत अप्रोच है आपकी, तो सही अप्रोच ये है। अब दिखाते हैं कैसे, देखो अगर इन दोनों को हमने ऑर्डर में लिखा है ठीक से, ED के नीचे EC, आप यहीं से देख लो ना, ED को EC मिलना चाहिए, तभी तो ये पूरी लेंथ आएगी, तो ऐड कर लो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ED प्लस EC इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया, इक्वल लगाया, फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, EB और प्लस EA। अब इससे फायदा है आपका, क्या फायदा है देख लीजिए, दिस इंप्लाइज ED प्लस EC कितना होता है, रेड कलर से देखिएगा, ED प्लस EC, तो ये देखिए ये हो गया ED और ये हो गया EC, तो मिलके क्या बना रहे हैं, ये वाला पूरा बना रहे हैं ना ED, ये ED EC मिलके ये पूरा बना रहे हैं, और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है भाई EC, सॉरी EC कह रहा हूं, इसका नाम है CD, ठीक। तो इन दोनों का सम क्या हो गया CD, फिर इक्वल टू लगा बीच में, लगा दो, अब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं ब्लू कलर से, EB प्लस EA, तो ये देखिए EB ये रहा और EA ये रहा, तो अगर आप देखें EB प्लस EA कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AB, ये हो जाएगा AB,
ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी आ गया, बस सी डी इज इक्वल टू ए बी बोलो या ए बी इज इक्वल टू सी डी बोलो, बात सेम है। तो इस तरीके से हमने जो है इस क्वेश्चन को हैंडल किया। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ओल्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लेलिस्ट में मैंने ये वाला क्वेश्चन ऑल्टरनेट सेगमेंट से भी कराया हुआ है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से भी कराया हुआ है। अब वो हमारे सिलेबस में कहीं मेंशन तो है नहीं, तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में हम इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। देखिए अभी एक अच्छा क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात हमें और पता होनी चाहिए, पहले वो बेसिक समझ लीजिए आप। बेसिक ये है कि अगर आपको किसी सर्कल में टू आर्क्स को इक्वल दिखाना हो, ध्यान से सुनो, जैसे ये सर्कल है मान लो, अब मान लो ये वाली जो आर्क है, ये देखिए एक सेकेंड, मान लो ये वाली कोई आर्क है ऐसे, ये येलो कलर की आर्क है, आर्क मतलब सर्कल का पार्ट है ना, ये आर्क पी क्यू, और मान लो यहां पे आर्क है, इस आर्क का नाम है मान लीजिए, लेट अस अज्यूम इस आर्क का नाम है मान लो ए बी। ठीक है, अब ध्यान सुनो, सुनिए, आर्क तभी इक्वल होंगी जब आर्क के करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड्स होते हैं ना वो इक्वल हो जाए। मतलब सर, मतलब ये मैं कह रहा हूं आपसे, ध्यान सुनिए, कि मान लीजिए कि हमने पी को क्यू से ज्वाइन किया ऐसे, ये पी क्यू एक कॉर्ड है, और हमने ए को बी से ज्वाइन किया और ए बी कॉर्ड है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, क्या, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो किसी ने बोला कि भैया कॉर्ड पी क्यू, ये वाली जो लेंथ है ये भी 10 सेंटीमीटर है, अरे मान लो, ठीक है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन में मान लीजिए दिया हुआ है। इसका मतलब दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। तो अगर सेम सर्कल में या टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स में भी ऐसा होता है, टू कॉन्ग्रेंट सर्कल मतलब सर्कल तो अलग अलग है बट रेडियस सेम है, सर्कल तो अलग अलग है बट रेडियस सेम है, इसका भी रेडियस आर है और इसका भी रेडियस आर है, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा क्या, कि अगर मान लो यहां पे कोई आर्क है और यहां कहीं कोई आर्क है, आर्क पी क्यू और आर्क सी डी या ए बी, है ना, दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है, या तो दो सर्कल कॉन्ग्रेंट हो या एक ही सर्कल में अगर दो कॉर्ड इक्वल दी हुई हैं, मींस अगर ऐसा दिया हुआ है क्या कि पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी, तो क्या होता है, अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क की लेंथ इक्वल होती है। मतलब पी क्यू के करस्पॉन्डिंग आर्क की लेंथ क्या है, पी क्यू, तो इसके नीचे हम लिखेंगे आर्क पी क्यू इज इक्वल्स टू, और ए बी कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू आर्क ए बी। समझ गए, ये चीज, यही चीज यहां पर भी, अगर दो सर्कल कॉन्ग्रेंट है तो दोनों के अगर आर्क इक्वल दिखाने हैं तो आप दोनों के कॉर्ड इक्वल दिखा दीजिए, मतलब या कॉर्ड इक्वल दिखा दीजिए या कॉर्ड इक्वल दिए हो, जो कहना हो कह दो। मतलब अगर ये कॉर्ड पी क्यू और कॉर्ड ए बी आपस में इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आप समझदार हैं, आप बात समझ सकते हो। बस दो अलग अलग सर्कल हैं तो कॉन्ग्रेंट होने चाहिए, मतलब दोनों का रेडियस है, और अगर एक ही सर्कल है तो उनके आर्क इक्वल दिखाने के लिए ये वाले कॉर्ड अगर इक्वल हो जाएंगे तभी उनके करस्पॉन्डिंग ये वाले कॉर्ड अगर इक्वल हैं, या तो आप दिखा दो या तो क्वेश्चन में दिया हो, तभी माना जाएगा कि आर्क का लेंथ क्या इक्वल है ना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट आर ऑफ द सर्कल। मतलब एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, प्रूफ करना होगा भी। एक सर्कल है और इस सर्कल में एक टेंजेंट जा रहा है पॉइंट आर से पास होता हुआ, ए ऐसे, ये इस तरीके से एक टेंजेंट जा रहा है हमारे पास पॉइंट आर से पास होता हुआ ऐसे। इसका कुछ नाम रखना हो तो रख दो, लेट अस से इसको हमने बोला पॉइंट एम और इसको हमने बोला पॉइंट एन, तो एम एन इज द टेंजेंट एट पॉइंट आर, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या बोला है, अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द टेंजेंट। कौन सी टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट। इस टेंजेंट के पैरेलल एक कॉर्ड है जिसका नाम क्या है, पी क्यू है। पढ़ लीजिए ध्यान से, तो आप कॉर्ड पी क्यू को यहां बना लो, मतलब देखने में लगना चाहिए कि हाँ भाई ये जो पी क्यू है, मैं नाम रख देता हूं, ये पी क्यू कॉर्ड है ना, पी क्यू कॉर्ड इस टेंजेंट के पैरेलल है, ठीक। अब प्रूफ क्या करना है वो समझिए जरा। उसने कहा, इस बात पे ध्यान दें, उसने हमसे बोला कि प्रूव दैट आर बाइसेक्ट्स द आर पी आर क्यू, आर्क पी आर क्यू। आर जो है मतलब ये जो पॉइंट आर है ना, ये आर्क पी आर क्यू को बाइसेक्ट करता है। मतलब आर्क पी आर क्यू, इस पे ध्यान दें, ये क्या लिखा हुआ है, आर्क पी आर क्यू। तो आर्क पी आर क्यू कहां है, बताओ कहां है पी आर क्यू, इधर तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो पी क्यू आर्क है, ये तो पी क्यू आर्क है, तो पी आर क्यू यानी कि ये वाली आर्क,
ये वाली जो आर्क है इसको ये जो आर पॉइंट है बाइसेक्ट करता है। मतलब सर, मतलब यहां से यहां तक जो टोटल आर्क है ये वाली पी आर क्यू, इसका मिड पॉइंट क्या है आर, मतलब ये वाली लेंथ यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इक्वल है। मतलब ये वाली, थोड़ा समझिएगा जरा, ये वाली आर्क लेंथ यहां से यहां तक, मतलब आर्क पी आर इज इक्वल्स टू आर्क आर क्यू। किसको किसको क्वेश्चन समझ में आया बताना जरा। हमारा टारगेट क्या है, ध्यान से सुनिएगा, हमारा टारगेट है, फिर से बता रहा हूं, आर्क पी आर क्यू पे ध्यान दो। ये देखो यहां पी से चलो, ये ऐसे चलते 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 पी आर क्यू, ये पूरी आर्क है। और प्रूफ क्या करना है कि ये जो पॉइंट आर है इस आर्क पी आर क्यू को बाइसेक्ट करता है, मतलब टू इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब आर जो है वो इस तरीके का पॉइंट है कि ये वाली आर्क यहां से यहां तक, ये ऑरेंज कलर वाली मैं लिख देता हूं, हमारा टारगेट ये है, आर्क पी आर इज इक्वल्स टू आर्क क्यू आर, ये हमें प्रूफ करना है। बताओ आपको क्वेश्चन समझ में आया कि प्रूफ क्या करना है, जल्दी से बताओ। प्रूफ दैट आर्क पी आर यहां से यहां तक इज इक्वल टू आर्क क्यू आर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तभी तो माना जाएगा कि आर जो पॉइंट आर है वो इस पूरी आर को टू इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। ये तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब सुनिए, अभी अभी हमारी बात हुई थी, एक सेकेंड भाई, यस, अभी अभी हमारी बात हुई थी कि अगर हमें किन्हीं भी दो आर्क्स को इक्वल दिखाना है ना, ये वाली को और ये वाली को, मैं बार बार कलर नहीं करूंगा, तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स को इक्वल दिखा दो। मतलब हम क्या करेंगे, अपने टारगेट को चेंज करेंगे। प्रूफ हमें ये करना है, लेकिन इसके लिए हम अपने टारगेट को चेंज करेंगे। क्या हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, हमारा टारगेट हो जाएगा ये वाली जो आर्क है पी आर, इसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ये हो गई, दिखा क्या, ये वाली जो आर्क है आर्क पी आर के करस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या है पी आर। मतलब हम अपने टारगेट में सेट करेंगे कि कॉर्ड पी आर इज इक्वल्स टू कॉर्ड पी आर इज, मतलब कॉर्ड पी आर की जो लेंथ हो वो किसके इक्वल हो जाए, इस आर्क क्यू आर के करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन सी है, क्यू को आर से ज्वाइन कर दो। ये इस तरीके से है ना, ये हमारा टारगेट है कि आप किसी तरीके से इन दोनों को इक्वल दिखा दें। कॉर्ड पी आर इज इक्वल टू कॉर्ड क्यू आर इज इक्वल्स टू कॉर्ड क्यू आर। जैसे ही आप ये वाला टारगेट अचीव कर लेंगे, है ना, तो ये मान लिया जाएगा कि ये हो जाता है बस, क्योंकि इस कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग ये आर्क है और इस कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग ये आर्क है। तो पहले तो क्वेश्चन ही समझ लो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, अब देखिए, इस सर्कल का सेंटर कहीं यहां होगा, सेंटर इस सर्कल का कहीं यहां होगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, बात समझिएगा जरा, देखिए सेंटर ओ, ठीक है ना। इस फिगर को हम एक बार और कॉपी करते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी प्रूफ में भी। देखिए, ओहो, ये हमने इसको एक बार और कॉपी किया, सेम फिगर है ना। अब सुनो, अब अगर आपको इस कॉर्ड का लेंथ इसके इक्वल दिखाना है तो फिर से आपका टारगेट चेंज हो जाएगा। अब आपको इस एंगल को इसके इक्वल दिखाना पड़ेगा, तभी तो ट्रायंगल पी आर क्यू आइसोसेलेस हो जाएगा ना भाई, आप समझे ना। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए तो इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाली साइड इक्वल होती है, मतलब इसके अपोजिट ये वाली साइड और इसके अपोजिट ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। मतलब अब आपका टारगेट फिर से चेंज हो गया, अब आपका टारगेट फिर से चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया आपका टारगेट, आपका टारगेट ये चेंज हो गया, ध्यान सुनिएगा, किसी तरीके से इस एंगल को इसके इक्वल करो, यानी कि एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर क्यू पी। तो देखिए अब फिर से टारगेट चेंज हो गया, एंगल आर पी क्यू को किसके इक्वल दिखाओगे, एंगल आर क्यू पी के इक्वल दिखाओगे, एंगल आर क्यू पी के इक्वल। अब मैं सीक्वेंस में लिख देता हूं, सबसे पहले आप ये कंप्लीट करें, ये जैसे ही आप इन एंगल्स को इक्वल कर देंगे, देखिए ये आपका पहला टारगेट है, जैसे इसको कर दोगे तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले, सॉरी इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट वाले साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी कि इस एंगल के ऑपोजिट कौन सी हो जाएगी, आर क्यू, इस एंगल के आर पी के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी हो जाएगी, आर क्यू। तो दिस इंप्लाइज आर क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर क्यू
पी के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, पी आर, पी आर। तो ये टारगेट अचीव हो जाएगा, ऐसा कर दिया तो ये अचीव हो जाएगा, और ये अचीव हो जाएगा तो ये अचीव हो जाएगा। मतलब ये आ जाएगा। तो थर्ड स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं कि कॉर्ड्स अगर इक्वल होगी तो कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क का लेंथ इक्वल हो जाएगा। मतलब आर्क पी क्यू, सॉरी आर क्यू, हाँ आर क्यू के करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सी, क्यू आर, या आर क्यू जो बोलना बोल दो, आर क्यू आर। अरे आर क्यू को आप वो लिख लो ना, क्यू आर लिख लो ना, क्या दिक्कत है। आर क्यू जो है वही तो क्यू आर का लेंथ है, जो आर क्यू वही तो क्यू आर है ना। तो आर्क क्यू आर, ये कॉर्ड्स के लेंथ हैं, और ये आर्क की, आर्क क्यू आर इज इक्वल्स टू आर्क पी आर। तो ये आपके भाई टारगेट हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट पहला ये वाला। जैसे ये अचीव होगा ये सारे अपने आप अचीव हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों एंगल को दिखाने के लिए इक्वल हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये वाला जो एंगल है, ठीक, और ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये ऑल्टरनेट से इक्वल हो जाएंगे। सभी बच्चे ध्यान दें, सभी बच्चे ध्यान दें। मैं देखो भाई जगह नहीं, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, संभाल लीजिएगा। देखिए एंगल एम आर पी, एंगल एम आर पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। ऐसा हमने क्यों किया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चेक कर लो, ये वाली जो टेंजेंट है ये कॉर्ड के पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट से। चेक कर लो, ठीक है ना, बात समझ में ही। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, संभाल लीजिएगा। इसका रीजन क्या है, एंगल एम आर पी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, है ना। ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब सुनिए, जब इक्वल हो ही गए तो कुछ मान लीजिए, लेट कर लीजिए। ये देखिए लेट हमने कर लिया कि भैया ये वाला एंगल भी y है, अरे मान लो ये भी y है, y डिग्री, और ये भी यहां से यहां तक ये भी y है ना। तो लेट कर लो दोनों को, लेट एंगल भाई बराबर है तो y y मान लो, एम आर पी, है ना, एंगल एम आर पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू वाई डिग्री, या y मान लो, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, y डिग्री। ठीक, अब अगर आप किसी तरीके से इसकी वैल्यू भी क्या निकाल लें, y, तो बस भाई इसकी वैल्यू भी y आ जाए तो ये दोनों एंगल इक्वल, तो ये दोनों साइड इक्वल, बाकी सारी बातें हो जाएंगी। तो इसके लिए आप क्या करें, कंस्ट्रक्शन करें। देखिए हमने क्या किया, O को P से ज्वाइन किया, और हमने O को R से ज्वाइन किया। ठीक है, O को P से ज्वाइन किया और O को हमने R से ज्वाइन किया, करेक्ट। नाउ अब देखिए, जैसे ही ऐसा हमने किया, अब आप मुझे बताओ कि ये ओ आर क्या है, रेडियस है, तो ये एम आर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। तो ये एंगल पूरा 90 होगा, यहां से लेके जरा ध्यान से चेक करिएगा, ये 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 पूरा एंगल 90 हो जाएगा। ये पूरा एंगल दिखा क्या, कौन सा एंगल, एंगल ओ आर एम 90, एंगल ओ आर एम इज इक्वल्स टू 90। रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन किया, ओ को आर से ज्वाइन किया, रेडियस हो गया, और एम आर क्या है, टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 है, तो इसलिए एंगल ओ आर एम इज इक्वल्स टू 90 हो गया। ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ ध्यान से जल्दी से, ये अगर 90 है पूरा, ये वाला, ठीक है, ये पूरा टोटल 90 है, और यहां से यहां तक अगर y है, ये एंगल अगर y है, तो बताओ अंदर एंगल ये वाला कितना बचा, बताइएगा। ये ऑरेंज वाला एंगल कितना बचा अंदर का, बोलो। टोटल 90 था, 90 में से y माइनस कर दो तो अंदर वाला आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो ऑरेंज कलर का एंगल है, मतलब एंगल ओ आर पी, एंगल ओ आर पी इज इक्वल्स टू 90 माइनस वाई हो जाएगा। बोलो आया, ये वाला एंगल आपको निकालना आया, ऑरेंज वाला ओ आर पी 90 माइनस वाई। ठीक है, अब सुनिए, अब ये वाला ट्राइंगल देखिए, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ आर पी, देखिए ये वाला, दिखा क्या, ट्राइंगल ओ आर पी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, कहां पे करूं, इसको हटा ही देते हैं ना, इसका कोई काम तो लग नहीं रहा है, हटा दो। देखो
इन ट्राइंगल OPR, ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OPR, इन ट्राइंगल OPR में अगर आप देखेंगे तो भाई OR का लेंथ किसके इक्वल है? OP के इक्वल है। चेक करो, OR इज इक्वल्स टू OP। रीजन क्या है? सेम सर्कल की रेडियस है दोनों। भाई एक ही सर्कल का रेडियस, उसी सर्कल का रेडियस OR भी है और OP भी है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, करेक्ट। तो ये दोनों सेम सर्कल की रेडियस है, तो OR इज इक्वल्स टू OP हो गया हमारे पास, है ना, ऐसे। अब इसको हटा दो, है ना, ये इक्वल का साइन, इसका मतलब दोनों रेडियस सेम है। अगर दोनों रेडियस सेम है तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। ये देखिए, OP के सामने ये वाला एंगल आ रहा है और OR के सामने ये वाला आ रहा है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ही तो हो गया, दो साइड्स इक्वल है ना। ये वाला ट्राइंगल OPR आइसोसेलेस हो गया, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। भाई जितना ये था ऑरेंज वाला उतना ही ये हो जाएगा ऑरेंज वाला, ये वाला। मतलब एंगल OPR किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ORP के इक्वल, एंगल ORP के इक्वल। और ORP कितना था? 90 माइनस वाई, तो दोनों ही 90 माइनस वाई के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही 90 माइनस वाई के इक्वल हो जाएंगे। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, अब हम एक काम करने जा रहे हैं। देखिए, आपने कभी ये सुना है कि देखिए, आपने ऐसा 9th क्लास में सुना होगा, ये देखिए, कि अगर कोई कॉर्ड है हमारे पास इस तरीके से, तो कॉर्ड सेंटर पे जितना एंगल बनाती है, या कोई कॉर्ड बोल दो, आर्क बोल दो, भाई जो बोलना है बोल दो, ये सेंटर है ना। तो ये देखो, इसको अगर हम यहां ज्वाइन करें ऐसे करके, या आर्क बोल दो आप, ये वाली आर्क ले लो, चलो ये वाली आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी, येलो वाली आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी, वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बने एंगल का डबल होगा। मतलब येलो कलर वाली जो आर्क है, ये सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी, वो रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया? व्हाइट वाला। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल क्या हो गया? ये व्हाइट वाला क्या हो गया? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे हम कहीं भी कोई भी पॉइंट लें, लेट अस से ये वाला पॉइंट हमने लिया, ठीक है, लेट अस से ये वाला पॉइंट हमने लिया, ठीक है, तो यहां पे जो एंगल बनेगा, ये देखिए, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यहां जो एंगल बनेगा ये सेंटर का हाफ होगा, या आप बोल सकते हो सेंटर पे इसका डबल बनेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर ये वाला एंगल मान लीजिए हमारे पास क्या है? y है, तो भाई सेंटर पे डबल बनेगा 2y। ये आपने पढ़ा हुआ है, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। मतलब समझो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, ध्यान समझिए। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करें, यही सिनेरियो तो यहां पे भी दिखाई पड़ रहा है। ये देखो, ये येलो कलर की आर्क है, ऐसे करके दिखा क्या? दिखा क्या? इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया? इतना एंगल बनाया, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये एंगल का नाम बोलो, एंगल POR। ध्यान सुनिएगा, एंगल POR किसका डबल होगा? अब देखो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एक पॉइंट हमने Q लिया हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल दिखाई पड़ा क्या? इस व्हाइट कलर के रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे पॉइंट Q है, तो पॉइंट Q पे ये देखो ना, इस कॉर्ड को बोल दो, और चाहे आप बोल दो इस आर्क को, ये येलो वाली आर्क को, है ना। तो अगर हम येलो वाली आर्क के एंड पॉइंट P से और R से इसको ज्वाइन करें, जो कि हमने करा हुआ है, ये ऐसे, तो यहां जो एंगल बनेगा वो सेंटर का हाफ होगा, या सेंटर पे जो बनेगा, यानी कि सेंटर पे जो बनेगा हमारे पास, कौन सा सेंटर पे बना? ये वाला, ये जो सेंटर बना, सेंटर जो बना, एंगल POR विल बी डबल ऑफ दिस एंगल, विल बी 2 टाइम्स डबल ऑफ एंगल RQP या PQR, एंगल PQR। सही है, ये हो गया हमारे पास। अब हम एक काम करते हैं, क्या आप इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं y के टर्म्स में? क्या आप इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं y के टर्म्स में? हाँ, क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन से ट्रायंगल में? अब देखो बेटा, इस फिगर को कॉपी करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं है ना, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से शॉर्ट में जा सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है ना, तो हम इसलिए पूरा प्रूफ करके दिखा रहे हैं। ठीक है, देखो, हाँ, अब आप ये वाला ट्रायंगल पकड़ लीजिए, ये वाला कौन सा ट्रायंगल? POR या ROP, जो बोलना बोल लो, इन ट्रायंगल POR ये वाला ट्रायंगल दिखा क्या? ये वाला। इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, ध्यान से सुनना।
ये ऑरेंज वाला कितना था, एंगल PRO कितना था, या ORP बोल सकते हो आप इसको, एंगल ORP प्लस, मैं लिख देता हूं, एंगल ORP प्लस ये वाला एंगल OPR प्लस एंगल OPR और प्लस ये वाला जो तुम्हें निकालना है, मतलब एंगल POR प्लस एंगल POR, तीनों का सम 180। अब इन दोनों की वैल्यू अभी पीछे निकाली तुमने y के टर्म्स में, एंगल ORP और एंगल OPR, एंगल ORP और OPR दोनों कितना था, 180 माइनस y, OPR और ORP, सॉरी 180 माइनस कह रहा हूं, 90 माइनस y था। ठीक है, तो इसकी जगह भी रखा 90 माइनस y, प्लस लगाए लगा देंगे, इसकी जगह भी रखा, इसकी जगह भी रखा 90 माइनस y और प्लस एंगल POR इज इक्वल्स टू 180। अब 90 प्लस 90 180, तो ये हो गया 180 माइनस वाई तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, लेकिन माइनस 2y लिखेंगे, प्लस एंगल POR इज इक्वल्स टू 180। अब इसको उधर भेज दीजिए, तो उधर जाके 180 माइनस 180 कट जाएगा और ये 2y उधर जाके ऐड हो जाएगा, मतलब आपके पास आएगा एंगल POR इज इक्वल्स टू, मैं लिख के दिखा देता हूं, 180 ये वाला और ये 180 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 2y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ये दोनों कट गए, ये 2y लिखा हुआ है, ये कट गए है ना, और यहां से जगह एंगल POR इज इक्वल्स टू प्लस का 2y का मतलब 2y, ये इस तरीके से एंगल POR 2y आ गया। अब ये वाले रिलेशन में चले जाओ, ये वाले में एंगल POR कितना था, एंगल POR कितना था, 2 टाइम्स ऑफ एंगल PQR, ये वाला इसका डबल था, एंगल POR इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल PQR। अब एंगल POR आया कितना है, एंगल POR का y के टर्म्स वैल्यू रखो, ए यहां पे 2y रख सकते हो, है ना, एंगल POR कितना है 2y, तो इसकी जगह रखो 2y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल PQR। अब 2 से 2 कैंसिल, भाई 2y का मतलब क्या होता है 2 इंटू वाई, तो आप देखेंगे तो ये वाला 2 से 2 कैंसिल, तो एंगल PQR की वैल्यू क्या आ गई, y डिग्री, एंगल PQR कितना निकल के आया, एंगल PQR कितना निकल के आया, y आ गया, ये आ गया। ठीक है, इसका मतलब ध्यान से सुनिए, ये आ गया y, ये देखिए ये आ गया y, और ये हमने y पहले ही मान के चला था, क्वेश्चन जब स्टार्ट किया था कि लेट अस अज्यूम एंगल, यहां पे किया था ना, ये देखो एक सेकंड भाई, ये देखो ये y आ चुका, अभी अभी हमने निकाला, और जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने इन दोनों को y मानना था, किसको, एंगल MRP, ये देखिए एंगल MRP ये पूरा y था, और एंगल QPR, एंगल QPR ये पूरा y था। y को रुक जाओ मैं कलर कर देता हूं, y को मैं कलर कर देता हूं, ये पूरा y था, ये भी y था, और अभी अभी हमने निकाला तो ये भी y आ गया। ठीक, अब आप ये वाले ट्राइंगल को पकड़ लीजिए, ये देखिए कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल PRQ, ये वाला दिखा क्या, तो इन ट्राइंगल PRQ, इन ट्राइंगल PRQ में अगर आप देखें तो ये जो एंगल है पिंक वाला, ये इसके इक्वल आ गया, यानी कि एंगल RPQ, एंगल अभी अभी निकाला RPQ इज इक्वल्स टू एंगल RQP, दोनों ही किसके इक्वल हैं, y के इक्वल है, निकाल के दिखा दिया हमने। तो इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट वाले साइड इक्वल होते हैं, यानी कि इस एंगल के ऑपोजिट वाला साइड ये रहा RQ, सो RQ इज इक्वल्स टू, और इस एंगल के ऑपोजिट वाला साइड ये रहा PR, सो RQ इज इक्वल्स टू PR। तो बस अब हमने क्या दिखा दिया, हमने कॉर्ड्स को इक्वल दिखा दिया, है ना, RQ कॉर्ड और RP कॉर्ड इक्वल हो गया, तो कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल हो जाएंगे, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क इक्वल हो जाएगा, ये वाली आर्क का लेंथ और ये वाली आर्क का लेंथ इक्वल हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो RQ के करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सी, RQ, तो इसके नीचे लिखेंगे आर्क लेंथ RQ इज इक्वल्स टू, और PR के करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सी है, PR इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ PR। और ऐसा जब आपने दिखा दिया क्या कि ये वाली आर्क का लेंथ इसके इक्वल है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये वाला जो पॉइंट है R, दिस R पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस आर्क, मींस R पॉइंट क्या करता है, इस आर्क PRQ को बाइसेक्ट करता है। सो दिस इंप्लाइज, इसके बाद लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, जैसे ही ऐसा दिखा दिया आपने तो अब आप बोल सकते हो क्या कि दिस इंप्लाइज दैट
दैट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, आर बाइसेक्ट्स द आर्क, कौन सी आर्क, पी आर क्यू, आर्क पी आर क्यू, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, करेक्ट। और जो लोग ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा भैया मैं बता देता हूं, शॉर्ट में हो जाएगा वो, है ना। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है वो समझ लीजिए पहले, कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई टेंजेंट है ये ऐसे करके, ठीक, और कोई कॉर्ड है ये ऐसे करके, तो कॉर्ड हो गई पी आर और टेंजेंट हो गई हमारे पास एम एन एम पी कुछ भी है, लेट अस से, है ना, ये टेंजेंट। तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनता है, ध्यान सुन लो, टेंजेंट, ये टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनता है ये वाला, ठीक, ये सर्कल के इस साइड को छोड़ के, इस साइड को छोड़ के, किस साइड को, जिस साइड आपने एंगल पैक किया हुआ है वाला, इस साइड को छोड़ के जो दूसरा साइड आपका सर्कल का बच गया ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, है ना, ठीक है। तो इस साइड में कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, यहां पे ले लो, करेक्ट। तो ये एंगल जो होता है इसी कॉर्ड के द्वारा यहां पे जो एंगल बनता है, ये देखिए ए ऐसे, तो ये जो एंगल होता है डायरेक्ट ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, ये एंगल इसके इक्वल होता है। फिर से ध्यान सुनो, अगर हमारे पास कोई सर्कल है तो उसमें कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो अदर साइड ऑफ द सर्कल पे इसी कॉर्ड के द्वारा बनाए गए एंगल के इक्वल होता है। मतलब अगर ये y है तो ये भी y होता है। इसी चीज को हमने प्रूफ करके दिखाया, मैंने आपको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पुराने वाले प्लेलिस्ट में मैंने प्रूफ भी कराई है ना, बट उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, है ना, बिकॉज हमारे एग्जाम में कहीं मेंशन तो है नहीं। तो हम ऐसे करके कंस्ट्रक्शन करके, हम पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो हम डिटेल में जाएंगे इस तरीके से, बात समझ में आई। 3 मार्कर क्वेश्चन है तो हम लोग डिटेल में करके दिखाएंगे एग्जाम में, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसी में अगर आप एक स्टेटमेंट लिखना चाहें तो मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। अगर आप एक स्टेटमेंट लिखना चाहें तो मैं आपको लिखवा देता हूं। बोल तो दिया, आप लिख सकते हो, बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना, यही चीज क्या, ये जो है ना, क्या, आर करस्पॉन्डिंग टू इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल, मैं लिख देता हूं, आर्क करस्पॉन्डिंग टू इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल। आर्क, आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। 3 मार्कर क्वेश्चन एंड वेरी ग्रेट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जाइए।